हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में मैं क्लास 10 साइंस में पार्ट नंबर 6 जो कि स्टार्ट किया था। आज हम 6 चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ाते हुए हम पहले देखो पार्ट की हेडिंग लगा लेते हैं। पार्ट का नाम क्या था? जैव प्रक्रम था। पार्ट का नाम क्या था? जैव प्रक्रम था। पार्ट में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा? क्या पढ़ा? सबसे पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम मतलब जीवों के अंदर जो अनुरक्षण के लिए काम आने वाले प्रक्रम क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम 4 भागों का अध्ययन करेंगे इस पाठ में: पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वहन। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वहन। इसके बाद हमने देखा, इसके बाद हमने पोषण पढ़ा। क्या पढ़ा? सबसे पहला टॉपिक जो था पोषण, उसको हमने स्टार्ट किया। पोषण में हमारे पास पोषण के 2 तरीके। पोषण होता क्या है? पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है। एक पोषण की मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी थी। वो डेफिनेशन क्या थी? वो डेफिनेशन थी तुम्हारे पास पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, उसका शरीर के अनुरक्षण के लिए उपयोग करना भी पोषण कहलाता है। पोषण हमने 2 प्रकार के देखे। कौन कौन सी? स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी पोषण में हमने क्या पढ़ा कि जीवों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करने की विधि वह जिसमें क्या करे, वह स्वयं भोजन को संश्लेषित करे। तो भोजन संश्लेषण का ये तरीका स्वपोषी पोषण कहलाता है। और विषमपोषी पोषण जीवों का वह तरीका कहलाता है जिसमें जीव दूसरों पर निर्भर रहे। और स्वपोषी के एग्जाम्पल मैंने बताए थे हरे पेड़ पौधे और वे जीव जो क्या करे, प्रकाश संश्लेषण करे। और विषमपोषी के उदाहरण बहुत बड़े मनुष्य और जानवर बहुत सारे। अब तुम्हारे पास जैव प्रक्रम को हम थोड़ा ही आगे बढ़ाते हैं। अब पोषण तो हमने पढ़ा। पोषण में हमारे पास इसके बाद टॉपिक आता है कि स्वपोषी पोषण जो होता है, स्वपोषी पोषण। अब ये स्वपोषी पोषण जो है वो क्या होता है और किस प्रकार होता है? स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधों तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? एक तो तुम्हारे पास हरे पेड़ पौधे, हरे पौधों तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों में। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधों तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों में होता है। कौन सा पोषण? स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण में एक नाम आया। क्या नाम आया? उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हम हेडिंग लगा लेता हूं मैं, प्रकाश संश्लेषण, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की विधि क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये तो परिभाषा हुई छोटी क्लास कौन सी, 7th 8th के हिसाब से। अगर जो हमें परिभाषा पूछे तो हम परिभाषा ऐसी लिखनी है जिससे क्या हो, सामने वाले को लगे कि ये बच्चा थोड़ा आगे पढ़ रखा है। अब किस तरीके से यहाँ परिभाषा लिखोगे? हरे पेड़ पौधे, ये नाम तो आना ही चाहिए। हरे पेड़ पौधों का नाम नहीं आया बीच में तो तुम्हारे परिभाषा गलत हो जाए। हरे पेड़ पौधों के नाम के बाद यह प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी क्यों? क्योंकि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी जीवों में होता है। वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देता है और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसमें चेंज होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाते हैं। कैसे लिखोगे? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को
ऊर्जा के संचित रूप में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। और ये पदार्थ जो है ये पदार्थ किसके रूप में प्राप्त होते हैं? ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल के रूप में प्राप्त होते हैं। पदार्थ CO2 व जल के रूप में CO2 व जल के रूप में प्राप्त होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाती है, ये अगर जो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखी तो परिभाषा में भी देखो कितना फर्क है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को, अब यहाँ पर नाम आया पदार्थ, बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में चेंज कर दी। और ये पदार्थ किसके रूप में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड व जल के रूप में होती है। जो चेंज किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट में चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? देखो, पदार्थ किसके रूप में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड व जल के रूप में। जो चेंज किसमें होती है और किसकी उपस्थिति में होती है? एक तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और चेंज किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट में चेंज होती है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट में चेंज होती है। और साथ में क्या बना देती है? कार्बोहाइड्रेट में चेंज ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाते हैं और साथ में बनाता क्या है? साथ में बनाती है ऑक्सीजन। साथ में क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, जो हमारे लिए बेहद ज़्यादा उपयोगी है। साथ में क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? ये है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास इस रिएक्शन के बिना कोई काम संभव नहीं है। ये रिएक्शन हम भी काम में लेती है। किस तरीके से? कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे मनुष्यों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। पहले रिएक्शन संतुलित कर लो। कार्बन 6, यहाँ पर 6 करनी है तो यहाँ पर होगी 6। ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी? 6, 7, 8, 9। तो ऑक्सीजन को 12 करना। तो पहले ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी? 2। यहाँ पर कितनी? 12 और 2 तो ये 14। तो पहले क्या करें? अगर जो मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 CO2 और 6 H2, कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो हाइड्रोजन तो हो गया बराबर। अब हाइड्रोजन बराबर होने के बाद आगे हमें क्या करना है? आगे यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन टोटल यहाँ कितने हो गए? 6, 2, 12, 6, 18। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? 6। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई? 6 से मल्टीप्लाई। तो ये अभिक्रिया संतुलित करने के लिए अब आगे और किससे मल्टीप्लाई करें? ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 18 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी करनी पड़ेगी? 18। चेक करो ऑक्सीजन, 12, 12, 6, 18, 18, 6, 24। ऑक्सीजन हो रहे 24 और वहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 12, 12, 24। तो मतलब यहाँ पर क्या करें? ये अभिक्रिया होगी संतुलित। अभिक्रिया संतुलित। 6 CO2 प्लस 12 H2 चेंज इनटू C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2। इस रिएक्शन को संतुलित करना ही सबसे इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ये ऑक्सीजन
मुक्त अवस्था में होती है जो हमारे पास श्वसन के लिए हमें उपलब्ध होती है। और वातावरण में कितनी % ऑक्सीजन उपस्थित है वो तुम्हें ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। अब यहाँ पर इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड, अब वापस परिभाषा देखो, वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में चेंज कर दे और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड व जल के रूप में होते हैं जो सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाती है, साथ में ऑक्सीजन प्राप्त करवाती है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कहलाता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रम कहलाता है। ये प्रक्रम बहुत ही ज़्यादा काम का है। अब इस प्रक्रम के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री हमें प्राप्त हुई, कौन कौन सी कच्ची सामग्री इस प्रक्रम के लिए आवश्यक है, वो मैं लिख लेता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी कच्ची सामग्री है? पहली सामग्री हमारे पास सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, जिसकी सनलाइट और किस दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफिल। सनलाइट व क्लोरोफिल पहला नाम, दूसरा नाम हो गया। फिर तीसरा नाम क्या है? CO2, तीसरा नाम क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा नाम क्या है? जल। ये CO2 और जल जो है वो प्राप्त कहाँ से होती है? CO2 तो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। स्थल का मतलब क्या है? जमीन पर उगने वाले, स्थलीय मतलब स्थल पर, स्थलीय पौधे इससे कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्थलीय पौधे इससे कहाँ से प्राप्त करते हैं? इससे वातावरण से प्राप्त करते हैं। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं। स्थलीय पौधे इससे कहाँ से प्राप्त करते हैं? एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं। और जल को कहाँ से प्राप्त करते हैं? जमीन से सोखते हैं। जल को जमीन से या मिट्टी से, जमीन लिख लो यहाँ, मिट्टी से अवशोषित करते हैं। जल को कहाँ से अवशोषित करते हैं? मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। ये तुम्हारे पास प्रकाश संश्लेषण, परीक्षा में सवाल किस तरीके से पूछे, प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियों के नाम लिखिए, तो तुम्हारे पास ये आंसर। एक एक पॉइंट के क्वेश्चन बनेंगे, एक एक पॉइंट के क्वेश्चनों को मैं इस बोर्ड पर सॉल्व करवाऊंगा। आपको केवल सही तरीके से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ ताकि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सके। और एक बात मैंने पहले ही बोली थी कि एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, सही तरीके से पढ़ाई आपको करनी है। क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहला टॉपिक हमने देखा वो कल देख लिया था। आज हम नए वीडियो में क्या चर्चा की? सबसे पहले स्वपोषी पोषण। हरे पेड़ पौधे, स्वपोषी पोषण किसमें होता है? एक तो हरे पेड़ पौधे में होता है, और वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण के बाद हमने देखा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम होता है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में चेंज कर दे, और ये पदार्थ जो है कार्बन डाइऑक्साइड व जल के रूप में प्राप्त होता है जो सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसमें चेंज होता है? कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियाँ कौन कौन सी है? एक तो सूर्य का प्रकाश है, दूसरा नाम क्लोरोफिल है, तीसरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि स्थलीय पौधे वातावरण से प्राप्त करते हैं, चौथा नाम जल है, जल को कहाँ से अवशोषित करते हैं? मिट्टी से अवशोषित करते हैं। ये हमारे पास प्रकाश संश्लेषण हो गया कंप्लीट। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटनाएं होती है, जो इवेंट होती है, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं वो देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती, कौन कौन सी घटनाएं?
प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न घटनाएं होती है। निम्न घटनाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटनाएं होती है? पहली क्या है? रिएक्शन से हम घटनाओं के नाम लिखते हैं। पहली घटना, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन। या सीधा लिख सकते हैं क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पहला नाम क्या लिखा? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करना? अवशोषित करना। पहला टॉपिक, पहली लाइन क्या लिखी? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा कौन सी? सनलाइट को क्या करना? एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। दूसरा नाम क्या? इसमें क्या होता है? इस रिएक्शन में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है? रसायन में चेंज हो रही है। तो नाम लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये दूसरा पॉइंट, दूसरी घटना होगी। दूसरी घटना क्या लिखी? प्रकाश ऊर्जा का किसमें? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। पहला नाम क्या लिखा? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं? तीसरा नाम क्या लिख सकते हैं? तीसरा नाम लिखा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन या अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया? अपचयन हो गया। और रियल में ये रिएक्शन देखें, चौथा पॉइंट भी लिख भी सकते। ये रिएक्शन कैसी है? ये ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन है, जिसको दूसरा नाम हमने दिया था ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन, जिसको कि पहले पाठ में हमने बताया था। क्या नाम? पहले पाठ में हमने नाम दिया था रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल एक और लिखने को कहे तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या लिखा? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा पॉइंट, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तीसरा पॉइंट हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन। ये तो हो गया प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। नोट कर लो फटाफट। फिर आगे नया टॉपिक। यहां पर एक और पॉइंट लिखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन जो है वह कैसी प्रोसेस है? एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। जैव रासायनिक प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रम है, ये भी ध्यान रखना। लिख लो, एक्स्ट्रा कोई चीज हो मिल रही है तो लिख लो। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रम है जो क्या करता है? जिसमें ऊर्जा का क्या होता है? संग्रहण होता है। ऊर्जा का संग्रहण होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पोषण में ही हमारे पास एक टॉपिक आता है। अब रंध्र क्या होता है? इस पार्ट में एक अलग से टॉपिक आया है, रंध्र। रंध्र क्या होता है? रंध्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। रंध्र का टॉपिक आया नया। इस रंध्र को किससे कहते हैं? रंध्र की डेफिनेशन क्या होती है? रंध्र की डेफिनेशन क्या होती है? क्या है डेफिनेशन? पेड़
पत्ती की सतह पर, पत्ती की, पेड़ पौधों में पत्ती की सतह पर उपस्थित, पेड़ पौधों में पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र, सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाती है। पेड़ पौधों में पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाती है। रंध्र किसे कहती है, परिभाषा नोट कर लो। पेड़ पौधों में पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्मतम छिद्र को रंध्र कहते हैं। ध्यान रखना, इस परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि रंध्र की डेफिनेशन तथा रंध्र के प्रमुख कार्य लिखो, तो तुम्हें क्या लिखना है वो नोट करना। फिर बारी आती है रंध्र के कार्य। इसके कार्य क्या क्या है? रंध्र के कार्य क्या है? पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, पौधों में या पेड़ पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है, इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। कौन से छिद्र? रंध्रों द्वारा ही होता है, रंध्रों द्वारा ही होता है। फिर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो होती है, वेपोराइजेशन, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल इन्हीं छिद्रों से निकलता है, जल इन्हीं छिद्रों से निकलता है। वेपोराइजेशन प्रोसेस जो होता है उसमें जल जो है इन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना। रंध्र क्या होता है, रंध्र के कार्य लिखो, तो रंध्र के ये दो कार्य आप जरूर ध्यान रखना। फिर आगे इसके बाद तो रंध्र का एक डायग्राम, नॉर्मल छोटा सा डायग्राम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक डायग्राम बना देना। इस डायग्राम में देखो सभी पॉइंटों पर चर्चा करती है। द्वार कोशिकाएं क्या होती है, द्वार कोशिकाएं क्या होती है? द्वार कोशिकाओं की डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन तुम्हारे पास है, रंध्र में सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती है। रंध्र में सेम के आकार की जो दो कोशिकाएं दिख रही है, ये वाली दो कोशिकाएं, सेम के जो आकार की जो दो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को कहते हैं द्वार कोशिका। रंध्र में उपस्थित सेम के आकार की दो कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं कहती है। और द्वार कोशिकाएं जो है, द्वार कोशिकाएं जो होती है वह तुम्हारे पास कितनी होती है? दो प्रकार की होती है, एक यहाँ पर, एक दूसरी तरफ ये पड़ी। अब इसमें देखो द्वार और रंध्र जो है आपस में, रंध्र आपस में किससे घिरा होता है? सहायक कोशिकाओं से रंध्र क्या होता है? घिरा हुआ होता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना। रंध्र में पहला नाम, रंध्र में दो सेम के आकार की कोशिकाएं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहती है, द्वार कोशिका। और द्वार कोशिका की बाहर की परत जो होती है वह आंतरिक भित्ति मोटी होती है, बाहरी भित्ति पतली, तथा आंतरिक भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। और द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्वार कोशिकाएं किसकी बनी होती है? द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। द्वार कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है? द्वार कोशिकाओं में ही भाइयों क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। और रंध्र के खुलने और बंद होने के क्रम को कौन नियमित करता है? ये द्वार कोशिकाएं रंध्र के खुलने और बंद होने के क्रम को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट? द्वार कोशिका, द्वार कोशिका की आंतरिक परत जो होती है वह पतली होती है, जबकि बाहरी परत क्या होती है? मोटी होती है। द्वार कोशिका में क्या उपस्थित होता है? द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। और रंध्र जो है किससे घिरा होता है? सहायक कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है। यहाँ पर ये पॉइंट तुम नोट कर लेना, नोट कर लेना। ये रंध्र का डायग्राम, और रंध्र के सवाल में पूछा तो यही पूछेगा, सबसे पहला डेफिनेशन, उसके कार्य,
उसका चित्र, चित्र को नामांकन जरूर करना, नामांकन के बिना चित्र अधूरा है, नामांकन के बिना चित्र अधूरा है, ये चीज ध्यान रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब यहां पर रंध्र का काम हो गया पूरा। रंध्र में क्या क्या किया था हमने? पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्मतम छिद्र रंध्र कहलाती है। रंध्र के कार्य पौधों में गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल का निकलना, इन्हीं छिद्रों द्वारा। रंध्र जो है, रंध्र में दो सेम के आकार की कोशिकाएं, जिन्हें क्या कहा? द्वार कोशिका में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। द्वार कोशिका में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। अब द्वार कोशिकाओं और रंध्र जो है, एक रंध्र की द्वार कोशिकाओं की आंतरिक परत जो होती है पतली होती है, बाहरी परत मोटी होती है। द्वार कोशिकाएं आपस में किससे घिरी होती है? सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। और यहाँ पर छिद्र का खुलना, रंध्र के छिद्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब इसके बाद हमारे पास हमने कौन सा पोषण पढ़ लिया? स्वपोषी पोषण हमने चर्चा कर ली। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण नोट कर लो ये, और अब कर लेता हूं। विषमपोषी पोषण, कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट में बता देना। विषमपोषी पोषण। फिर अगला टॉपिक आता है हमारे पास कौन सा? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। पहले तो विषमपोषी पोषण होता क्या है मैंने बता दिया था, जिसमें जीव क्या हो? अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित है, दूसरों पर निर्भर रहे। वह पोषण कौन सा? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। कौन से 3 प्रकार है? उन 3 प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला नाम है 3 प्रकारों में, पहला नाम प्राणी समपोषण। प्राणी समपोषण, प्राणी समपोषण। दूसरा नाम है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण। तीसरा नाम हमारे पास है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। इन 3 नामों पर क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, इन तीनों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब किस प्रकार इन तीनों को हम समझा सकते हैं? पहला है प्राणी संपोषण। इसमें जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण जो है किया जाता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में जीव जो है संपूर्ण भोज्य पदार्थ का, संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण संपूर्ण भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं? अंतःग्रहण करते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का शरीर के अंदर क्या करते हैं? अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, तथा उनका अंतःग्रहण करते तथा उनका पाचन कहाँ होता है? उनके शरीर के अंदर ही होता है। उनका पाचन शरीर के अंदर ही करती है। पाचन कहाँ करती है? शरीर के अंदर करती है। पहले तो भोजन को अंतर्ग्रहण करती है, उसके बाद उसका क्या करती है? पाचन करती है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? एग्जाम्पल इनमें कौन कौन है? एक तो एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूँ किसका नाम? अमीबा का नाम। और दूसरे में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम खुद, मानव। अमीबा और मानव इसके एग्जाम्पल है।
कौन से? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करके उसका बाद में क्या करता है? पाचन करता है। ये पोषण किस प्रकार का कहलाया? प्राणी संपोषण इसका नाम है। फिर बारी है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण इसमें क्या होता है? इसमें मृत जीवी जो है अपना भोजन मृत जीवी के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है? मृत जीवी अपना भोजन स्वयं तथा कार्बनिक खुद से व कार्बनिक सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करती। सड़े गले फीताक्रमी से प्राप्त और अमरबेल जैसी पादप। ये मृत जीवी अपना भोजन परजीवी अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के बाहर भोजन या अंदर रहकर ही शरीर से बिना मारे उन्हीं से अपना कार्बनिक सड़े गले पदार्थों से ये तुम्हारे पास वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। विषम पोषण के एग्जांपल तीन प्रकार से प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण। इन तीनों के मैंने एग्जांपल भी करवा दिए और तीनों की डेफिनेशन भी आपको दूसरा नाम इसमें। अब इसके हम क्या करेंगे? प्राणी संपोषण का एक एग्जांपल लेंगे, एक लेंगे मृत जीवी पोषण का, एक परजीवी पोषण का एग्जांपल लेके और क्या करेंगे हम समझेंगे। आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बारी आती है एग्जांपल पर चर्चा परजीवी पोषण। और वीडियो को परजीवी पोषण क्या है करना, परजीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परजीवी जो है अपना भोजन क्या करते हैं? अन्य जीवों के शरीर के अंदर और बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। फीताक्रमी परजीवी और अमरबेल जैसी पादप। ये इसका भोजन परजीवी अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के बाहर या अंदर रहकर उनको बिना मारे उन्हीं से अपना क्या कहते हैं? भोजन प्राप्त करते। ये तुम्हारे पास तीन नाम हो गए। विषम पोषी पोषण के तीन प्रकार, प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण। इन तीनों के मैंने एग्जांपल भी करवा दिए और तीनों की डेफिनेशन भी आपको बता दी। अब इसके हम क्या करेंगे? प्राणी संपोषण का एक एग्जांपल लेंगे, एक लेंगे मृत जीवी पोषण का, एक परजीवी पोषण का एग्जांपल लेके उसको आगे क्या करेंगे हम समझेंगे। आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एग्जांपल पर चर्चा करेंगे। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन प्राप्त करती है उन्हीं से अपना क्या करते हैं? उनसे अपना भोजन प्राप्त करती है। अपना फीताक्रमी भोजन प्राप्त और अमरबेल जैसी पादप प्राप्त करती है। इसके एग्जांपल परजीवी अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के बाहर या अंदर रहकर उनको बिना मारे उन्हीं से अपना क्या कहते हैं? भोजन प्राप्त करते। ये तुम्हारे पास तीन नाम हो गए। विषम पोषी पोषण के तीन प्रकार, प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण। इन तीनों के मैंने एग्जांपल भी करवा दिए और तीनों की डेफिनेशन भी आपको बता दी। अब इसके हम क्या करेंगे? प्राणी संपोषण का एक एग्जांपल लेंगे, एक लेंगे मृत जीवी पोषण का, एक परजीवी पोषण का एग्जांपल लेके उसको आगे क्या करेंगे हम समझाएंगे। आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एग्जांपल पर चर्चा करेंगे। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फीताक्रमी और अमरबेल जैसी पादप। ये इसके एग्जांपल है। परजीवी अपना भोजन अन्य जीव